गुड मॉर्निंग, मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए जो हमारा सिविक्स में 4th लेसन चला हुआ है उसके बारे में करेंगे कि क्यों जाति प्रथा ख़त्म हो रही है, या कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जाति प्रथा का प्रभाव जो अब कम होने लगा है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है सामाजिक सुधार, यानी बहुत से ऐसे सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाए गए हैं जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि आंदोलन जो है वो जाति प्रथा के विरोध में चलाए गए थे। इनमें स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, ज्योतिबा फूले ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने, महात्मा गांधी जी ने जाति प्रथा के का खंडन किया है, जिससे जाति प्रथा का प्रभाव कम हुआ है। सेकंड है आधुनिक शिक्षा, क्योंकि जो पुरानी शिक्षा है वो धार्मिक आधार पर दी जाती थी और जो आज की शिक्षा है उसने धार्मिक शिक्षा को ख़त्म कर दिया है। हर एक व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी है, जिस कारण निरयोग्यताएं ख़त्म हो गई हैं। अब लोगों में योग्यताएं हो गई हैं, इससे भी जाति प्रथा कम हो गई है। नए पेशों का सामने आना है। अपने बच्चों को परंपरागत पेशे प्रदान करना जाति प्रथा का एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि आप देखते हैं कि जाति प्रथा में जो लोहार है उसके बच्चे लोहार का काम करते थे, बढ़ई है तो उसका बढ़ई का काम करते थे, नाई है तो वो नाई का काम करते थे। परंतु आज नए पेशे सामने आ गए, आधुनिकीकरण के कारण नए पेशे सामने आने लगे हैं, जिससे जाति प्रथा कम हो गई है। संचार व यातायात के साधन, संचार व यातायात के साधनों के आने के कारण भी लोगों में कार्य की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, और आजकल वह जाति और जाति के लोगों के साथ कार्य करते हैं। इससे भी जाति प्रथा का एक और लक्षण कि अपनी जाति के लोगों से संबंध रखना ख़त्म हो गया है। तो यह है जाति प्रथा। सेकंड है भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति। हम देखते हैं कि महिलाओं में और पुरुषों में जो है वो पहले बहुत अंतर किया जाता था। समाज को जो है वो सिर्फ पुरुष प्रधान समाज बताया जाता था। घर के बाहर या पैसा कमाने के जितने भी कार्य होते थे वो पुरुष करते थे, और महिलाएं केवल घर की चारदीवारी के अंदर रहकर ही काम करती थी। वे घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी। उन्हें अपने सामाजिक जीवन में बहुत सी निरयोग्यता को सामना भी करना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें शिक्षा भी नहीं लेने दी जाती थी। ऐसी स्थिति में बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जो वो राजनीतिक क्षेत्र की तरफ जाती थी। जो जाती थी तो वो बहुत ही कम, और वो भी उच्च श्रेणी से जो संबंध रखती थी, और उन्हें भी अपना निर्णय जो है वो स्वतंत्रता से वो नहीं ले सकती थी। पुरुष, घर के जो पुरुष होते हैं उन्हीं के द्वारा निर्णय जो वो लिए जाते थे। परंतु स्वतंत्रता के बाद आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई और स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण शुरू कर दी। उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चला। अनेक नारी आंदोलन चलाए गए। उन्होंने स्त्रियों के लिए जो है समान अधिकारों की मांग की। भारतीय समाज भी इससे प्रभावित हुआ और नारीवादी आंदोलनों का विचार आया। जब तक महिलाओं को सामाजिक व राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते और समाज जब वो उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए ही इन आंदोलनों के कारण सरकार ने प्रशासन में स्त्रियों को कुछ आरक्षण देने के बारे में सोचा। इसलिए सरकार ने कानून बनाया कि स्थानीय सब शासन में स्त्रियों के लिए 33% आरक्षण दिए जाएंगे। और परंतु राजनीतिक दलों में आम सहमति न बनने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका था। परंतु अब राजनीतिक दल जब सहमति बना रहे हैं कि स्त्रियों को जो है वो 33% का आरक्षण दिया जाए। इसके बाद अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि राजनीति में जाति अनेक रूप धारण करती है। हम देखते हैं कि अगर हमारे देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में जाति व्यवस्था बहुत से लक्षणों पर आधारित है, जैसे कि सदस्यों को पेशा देती है, अंतर वैवाहिक समूह, यानी वो अपने ही जाति के अंदर विवाह करते हैं, अपने ही सदस्य या जाति से रिश्ते रखते हैं। साधारणतः यह माना जाता है कि एक ही जाति के सदस्यों के हित या विचार एक जैसे होते हैं, इसलिए ही जाति के नेता चुनाव जीतने के लिए अपनी जाति के सदस्यों की वफादारी जीतने का प्रयास करते हैं। अब ऐसे कारण रूप बताने हैं। साधारणतः चुनाव के समय जब राजनीतिक चुनाव में व्यक्ति
उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो उस क्षेत्र की बहुसंख्यक जाति से संबंध रखता है, क्योंकि अगर बहुसंख्यक जाति के सदस्यों को टिकट देंगे तो उसके जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस जाति के लोग ज़्यादा हैं और दूसरी जाति को अपने साथ लगाने का प्रयास करते हैं। सेकंड, राजनीतिक दलों के नेता अपनी जाति के सदस्यों से अपील भी करते हैं कि वे उन्हें वोट दें। इस प्रकार जातिगत भावनाओं को भड़काते हैं ताकि उनका समर्थन वो हासिल कर सकें। यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी विशेष जाति को महत्व देता है तथा उस जाति को अधिक प्रतिनिधित्व देते हैं। थर्ड है, आधुनिक लोकतंत्र में बालिगों द्वारा वोट देने की व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि हर एक बालिग व्यक्ति चुनाव में एक वोट दे सकता है और इस नियम के कारण राजनेता अपने राजनीतिक नीतियों को गतिमान करते हैं ताकि उनका समर्थन प्राप्त हो सके और इससे लोगों में भावना आ जाती है कि उन्हें नियमन समझा जाए। तो ये 3 कारण जो है वो बताए गए हैं कि राजनीति में किस तरह जाति का प्रयोग करता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी कोई समझ नहीं आया तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने लर्न और राइट दोनों करना है। ओके, थैंक यू।